ध्वनिर्वर्णापदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है ध्वनि व्याख्यान श्रृंखला विज्ञान और संस्कृति। इस व्याख्यान श्रृंखला को प्रस्तुत कर रहे हैं विख्यात विद्वान प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे। दोस्तों, इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है सुविख्यात विद्वान और कला मर्मज्ञ प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे को। आचार्य गोविंद चंद्र पांडे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात विद्वान हैं। वे न केवल एक इतिहासकार हैं, वरन एक महान दार्शनिक, संस्कृतज्ञ और इंडोलॉजिस्ट भी हैं। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति पदों को भी सुशोभित किया है। इसके अलावा आपने भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान शिमला के अध्यक्ष, इलाहाबाद संग्रहालय संस्था के सभापति और केंद्रीय तिब्बतीय उच्च शिक्षण संस्थान के सभापति पदों को भी सुशोभित किया है। विभिन्न विषय क्षेत्रों में प्रोफेसर पांडे ने साहित्यिक और विद्वतापूर्ण 100 से अधिक शोध पत्र और 40 पुस्तकें लिखकर साहित्य जगत को अपना योगदान दिया है। आपको संस्कृत साहित्य का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से भी अलंकृत किया जा चुका है। इसके अलावा आपको प्रतिष्ठित शंकर सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए सुनते हैं व्याख्यान श्रृंखला विज्ञान और संस्कृति के अंतर्गत पहला कार्यक्रम तात्विक स्वरूप। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण और निर्देशन किया है अमर बहादुर यादव ने। आधुनिक पश्चिमी सभ्यता में विज्ञान और संस्कृति का तनाव ऐसे ही रहा है जैसे विवादित स्वरों का हारमोनी में रहता है। भारतीय परंपरा में इस प्रकार का तनाव नहीं था, किंतु पश्चिमी सभ्यता के साथ संपर्क होने पर क्रमशः हमारे देश में भी यह तनाव पैदा हुआ है। वर्तमान समय में यह विचार का गंभीर प्रश्न है कि क्या भावी संस्कृति विज्ञान के आधार पर बनाई जाएगी? क्या संस्कृति का पुनर्निर्माण करना होगा? ऐसी स्थिति में क्या विज्ञान का भी रूपांतरण नहीं होगा? इस तरह के अनेक प्रश्न इस समय विचारकों के सामने विद्यमान हैं। विज्ञान और संस्कृति को बिना सोचे हुए विज्ञान और संस्कृति का भी ठीक ठीक आजकल का अर्थ हृदयंगम नहीं हो सकता है। 19वीं शताब्दी में साइंस का एक नए अर्थ में प्रयोग प्रारंभ हुआ। कॉन्ट नाम की प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजशास्त्री ने एक ज्ञान के उद्भव और विकास की अवस्थाओं का निरूपण किया है। उसने ये कहा कि ज्ञान की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में हर चीज़ का अर्थ देव शक्तियों के आधार पर समझा जाता था। यह अवस्था अत्यंत प्राचीन काल की थियोलॉजिकल अवस्था है। दूसरी अवस्था में तत्वों के आधार पर विश्व को समझा जाता था। ये मेटाफिजिक्स की अवस्था है। तीसरी अवस्था विज्ञान की है, जो कि पॉजिटिव नॉलेज है, अर्थात वस्तु विषयक प्रत्यक्ष मूलक ज्ञान है। तो साइंस का वर्तमान अर्थ पॉजिटिव नॉलेज के अर्थ में ही प्रचलित हुआ, यानी ऐसा ज्ञान जिसमें कि मूल्यों के ज्ञान की चर्चा नहीं है, जो कि मूल्य तटस्थ है,
वस्तुपरक है, सर्वथा प्रत्यक्ष से परीक्षणीय है, व्यवस्थित है और जो वास्तव में निरंतर बदलता रहता है, क्योंकि वो क्रमशः अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विज्ञान के इस अर्थ के साथ ही साथ कल्चर शब्द का भी एक नया प्रयोग आरंभ हुआ। मध्यकाल में ये विश्वास था कि समाज एक स्थायी संस्था है। वो जिन कानूनों से नियंत्रित होता है वे कानून कुछ तो धर्मशास्त्र से पता चलते हैं, कुछ उनका आधार नेचुरल लॉ होता है, यानी सत असत के प्राकृतिक नियम जो विवेक के द्वारा पहचाने जा सकते हैं। इन कानूनों के ऊपर आधारित समाज की व्यवस्था, रीति रिवाज और व्यवहार ये एक स्थायी संपत्ति हैं। ये नहीं माना जाता था कि समाज अनिवार्यतया एक परिवर्तन के प्रवाह में पड़ा हुआ है। लेकिन 18वीं सदी में अनेक दिशाओं से ये धारणा बदलने लगी। इतिहासकार, समाजशास्त्री और नृतत्व शास्त्री 19वीं शताब्दी में संस्कृति के नए अर्थ का प्रतिपादन करने लगे, जिसमें कि उस सदी के आरंभ के रोमांटिक रेवोल्यूशन ने बहुत सहायता की। हर्डर जैसे इतिहासकार ने प्रत्येक राष्ट्र की एक अपनी चेतना के बारे में लिखा। नृतत्व शास्त्रियों ने जनजातियों का अध्ययन करके यह पता लगाया कि जनजातियों की अपनी अलग अलग रीति रिवाज और सभ्यताएं हैं। टाइलर नाम के प्रसिद्ध नृतत्व शास्त्री ने संस्कृति की परिभाषा की कि संस्कृति का अर्थ है किसी एक समुदाय या जाति की व्यवस्थित जीवन पद्धति, उनका रहन सहन, उसकी सारी जीवन की विशेषताएं उसकी संस्कृति हैं। तो संस्कृति एक ईश्वर प्रदत्त या बुद्धि प्रदत्त नियमावली न रहकर एक रीति रिवाज समुदाचार के रूप में प्रतिपादित हुई। यह इस संस्कृति का सहज संबंध प्राणी क्षेत्र में विकासवाद के साथ जुड़ गया और इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेत्ताओं ने, नृतत्ववेत्ताओं ने मिलकर एक नवीन मानव सभ्यता के और संस्कृति के विकास का इतिहास प्रस्तुत करना शुरू किया। भारतीय परंपरा में इस प्रकार की धारणाएं नहीं मिलती हैं। भारतीय परंपरा में ज्ञान और विज्ञान का भेद अवश्य मिलता है। ज्ञान आत्म विषयक होता है, विज्ञान शास्त्र विषयक या शिल्प विषयक, लेकिन ये सब विद्या के अंदर सम्मिलित हैं। विद्याओं के जो प्रकार हैं उनमें त्रयी, आन्वीक्षिकी, वार्ता, दंड नीति, इन 4 विद्याओं का उल्लेख विशेष रूप से मिलता है। नाना शास्त्र जैसे चिकित्सा है या ज्योतिष है, गणित है, ये सब त्रयी के अंदर ही शामिल थे, क्योंकि त्रयी में न सिर्फ वेद ही सम्मिलित थे बल्कि वेदांग और उपवेद भी थे। वार्ता और दंड नीति मिलाकर अर्थशास्त्र बनते थे और अर्थशास्त्र में नाना व्यावहारिक जीवन से जुड़ी हुई विद्याएं शामिल थीं। जिसको आजकल विज्ञान कहते हैं उसकी परिभाषा कांट और उसके अनुयायियों के द्वारा की गई है और जैसी कि आजकल पॉजिटिविस्ट करते हैं, उस परिभाषा में विज्ञान 2 प्रकार से परिभाषित होता है। एक तो अपनी पद्धति से और दूसरे अपने विषय से। समस्त वस्तु जगत उसका विषय है और पद्धति की दृष्टि से उसकी पद्धति है प्रत्यक्ष मूलक, प्रयोग मूलक और निगमनात्मक, आगमनात्मक। इस प्रकार का विज्ञान जिस विश्व का परिचय देता है वह वस्तु जगत है, वह मानव कर्तृत्व का जगत नहीं है। जबकि संस्कृति जिस विश्व का परिचय देती है वह मानव कर्तृत्व का जगत है। मनुष्य अपने कर्तृत्व में स्वाधीन है, भले ही वो अपने पर्यावरण के साथ जूझता रहता है, किंतु पर्यावरण के साथ जूझने के प्रसंग में अपने स्वातंत्र से वो अपने रहन सहन की पद्धतियाँ और अपने कर्तृत्व को व्यवस्थित करता है। यह उसकी संस्कृति है। इस संस्कृति में एक महत्वपूर्ण हाथ उसके ज्ञान विज्ञान का रहता है। ये धारणा कि संस्कृति का निर्माण विज्ञान के आधार पर ही होता है,
सोचने की बात है। मानव जीवन में दो प्रकार के ताने बाने मिलते हैं। एक तो उसका वस्तु बोध और एक मूल्य बोध। वस्तु वह है जो ज्ञाता से स्वतंत्र होती है, जो ज्ञाता के लिए प्रदत्त होती है और जिसका उसी रूप में ज्ञान सही होता है जिस रूप में वो है। वो कल्पना का विषय नहीं है, न वो किए जाने का विषय है। जबकि मूल्य, जिसका सामान्य अर्थ लक्ष्य कहा जा सकता है, लक्ष्य सिद्ध वस्तु नहीं है, वे साध्य होते हैं। चाहे इच्छा के विषय हों, आदर्श हों, शरीर का ज्ञान, रोग का ज्ञान, ये तो वस्तु विषय ज्ञान है जो कि विज्ञान के अंदर आता है। जबकि सुखी होना, आरोग्य के द्वारा सुखी होना, ये लक्ष्य की परिभाषाएं हैं जो कि मूल्यबोध प्रस्तुत करती हैं। ऐसे ही अन्य लक्ष्य हैं, बहुत प्रकार के कर्तव्यों का पालन है, आदर्शों का साधन है, परोपकार है। ये सारे लक्ष्य हैं, ये लक्ष्य मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। इनके विषय में किस प्रकार से इनकी प्राप्ति होगी, क्योंकि ये सब अप्राप्त विषय हैं, उनकी प्राप्ति कैसे होगी, किन साधनों से होगी, ये कुछ दूर तक तो वैज्ञानिक ज्ञान से पता चलता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। बहुत साधारण उदाहरणों में इनका परस्पर संबंध देखा जा सकता है। एक बच्चा आग को छूना चाहता है, किंतु उसे जब पता चलता है कि आग से हाथ जलता है तो उसको नहीं छूता। यहाँ पर एक कार्य की विधि का ज्ञान वस्तु ज्ञान के ऊपर आधारित है, किंतु दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस नियम का ज्ञान किस वस्तु ज्ञान पर आधारित है? अपने और दूसरे एक तरह से देखना चाहिए। ये एक आदर्श है, ये कोई वस्तु नहीं है जो कि दी हुई है, जिसको कि लोग वैसे पहचान सकते हैं, जैसे इस बात को कि आग में हाथ डाले तो हाथ जलता है। इससे यह बात स्पष्ट होगी कि जो वस्तु विज्ञान है और जो मूल्य बोध है, ये दोनों ही मिलकर संस्कृति को बनाते हैं। इन दोनों में परस्पर संबंध है। वो संबंध क्या है और कैसा है, इस पर ही विवाद आजकल प्रचुर रूप से विद्यमान है। आजकल ये धारणा निरंतर बढ़ती गई है आधुनिक काल में कि विज्ञान केवल वस्तु विषयक ही है। जो अन्य प्रकार का ज्ञान था, जिसे दर्शन कहते थे या फलसफा कहते थे, वह एक प्रकार का काल्पनिक ज्ञान है। यह मानने पर ही मानना होगा कि वास्तविक नई संस्कृति या मनुष्य की युक्तियुक्त संस्कृति, युक्ति संगत संस्कृति विज्ञान के आधार पर ही बन सकती है। इस सिद्धांत को मानते हुए पूरे मानव जाति का इतिहास लिखा गया है तो लिखा जा रहा है। यूनेस्को ने ऐसा इतिहास एक बहुत खंडों में लिखवाया है, जिनमें कि मानवीय विज्ञान के आधार पर मानवीय सभ्यता का निरंतर विकास प्रदर्शित किया गया है। प्राचीन काल में ये धारणा थी कि मनुष्य स्वभाव से ही सत होता है, स्वभाव से मनुष्य धर्मानुकूल आचरण करता है और अहिंसा पूर्वक रहता है। इसी दशा को सभी सभ्यताओं में, पुरानी सभ्यताओं में एक तरह का स्वर्ण युग या कृत युग या सतयुग कहा जाता था। और ये माना जाता था कि मनुष्य क्रमशः इस स्थिति से गिरा है। लेकिन आजकल ये धारणा है जो कि पुरातत्व शास्त्र और तत्व शास्त्र ने मिलकर कायम की है कि प्राचीनतम मनुष्य अत्यंत असभ्य और असंस्कृत था। उसकी जो सामग्री मिलती है वे पत्थर के औजार हैं, हड्डी के औजार हैं, और क्रमशः ये औजार और हथियार परिष्कृत बनने लगते हैं। तो ये मनुष्य के विकास का इतिहास है। ये उसके ऐसे विज्ञान और प्रविधि का इतिहास है जो कि पुस्तकों में लिखा हुआ नहीं छोड़ा है उसने, क्योंकि उसके लिपि का ज्ञान नहीं था, किंतु उसके अपनी जो कृतियां हैं, उपकरण हैं, उनके द्वारा अनुमान किया जा सकता है कि कैसे उसकी क्षमता बढ़ती गई, कैसे उसने अपने पर्यावरण पर अधिकार प्राप्त किया,
और अपने जीवन को अधिक समृद्ध बनाया। यही हथियार उपकरणों के द्वारा अर्जित उसकी क्षमता उसकी संस्कृति का आधार है, ऐसी धारणा गॉर्डन चाइल्ड आदि इतिहासकारों ने की है। वास्तव में उपकरण प्राचीन मिलते ज़रूर हैं, पत्थरों के बने हुए, किंतु जिन मनुष्यों ने उन उपकरणों का प्रयोग किया था उनकी सभ्यता कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, ये एक अनुमान का विषय है। इस अनुमान का आधार है जिसे आजकल एक एथनोलॉजिकल पैरेलल कहते हैं, यानी जो आजकल की जनजातियां हैं जो बहुत ही अविकसित आर्थिक व्यवस्था के अंदर थीं, जैसे तस्मानिया की जाति जो अब लुप्त हो चुकी है, उन जातियों के आचार विचार को देखकर यह अनुमान किया जाता है कि ऐसी ही पाषाण युग की जो पुरानी जातियां थीं उनमें भी इसी प्रकार की संस्कृति रही होगी। तो यह संस्कृति, इसका जो अनुमान किया गया है वो यह है कि ये संस्कृति निरंतर नितांत असभ्य थी, इसे बर्बर भी कहा गया है, वन्य भी कहा गया है। इस संस्कृति में मनुष्य निरंतर आखेट में लगा रहता था। उसके लिए संभव नहीं था कि वो सभ्यता का विकास कर सके या उच्च संस्कृति के आदर्शों का अनुपालन कर सके। जब इस पाषाण युग के अंत में मनुष्य को ये ज्ञान हुआ कि खेती कैसे करते हैं, पशुपालन कैसे करते हैं, तब फिर एक नया युग आरंभ हुआ जिसे नवीन पाषाण युग कहते हैं। इसमें ग्राम जीवन की सृष्टि हुई और मनुष्य का उत्पादन उसकी तात्कालिक खपत से अधिक हुआ। तो ये जो अतिरिक्त उत्पादन है ये समृद्धि का आधार था और इसी के कारण व्यापार या वस्तु विनिमय का आरंभ हुआ और व्यापार से दूर दूर तक संबंध पैदा हुए। तो जो विभिन्न जातियों के बीच में पहले केवल संघर्ष का संबंध था, व्यापार के संबंध में भी बदल गया और इस प्रकार एक बृहत्तर जनजीवन का आरंभ हुआ और ग्रामों से फिर ताम्राश्म युग में नगरों का प्रादुर्भाव हुआ। ये नगरों का आविर्भाव पहली सभ्यता का आविर्भाव है। इसके जो मुख्य लक्षण हैं वे हैं, एक तो साक्षरता का उदय, लिपि के ज्ञान का उदय, नगरों का उदय, व्यापार का और तांबे और पत्थर का, कांसे का, इन सब के बहुत प्रकार के उपकरणों का निर्माण, हथियारों का निर्माण, मुद्राओं का निर्माण। इससे पता चलता है कि मनुष्य अब एक समृद्ध सभ्यता का जीवन व्यतीत करता था। ये सभ्यता का जीवन एक प्रकार का नहीं था, अनेक देशों में अनेक सभ्यताओं के रूप में विकसित हुआ। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, दजला फरात के किनारे मेसोपोटामिया में अनेक सभ्यताएं, सुमेरियाई, बाबली, असीरियाई आदि, और भारत में सिंधु सरस्वती के किनारे सभ्यता, चीन में भी यांगत्से कियांग और वांगहो के किनारे। इस प्रकार सारे विश्व में कोई आज से 4-5 हज़ार वर्ष पूर्व सभ्यता का जन्म नदियों के किनारे हुआ और उस युग में हुआ जबकि मनुष्य का प्राविधिक ज्ञान पहले से बहुत बढ़ गया था। इसलिए ये तर्क दिया जाता है कि सारे सभ्यता के विकास का कारण मनुष्य का बढ़ता हुआ वैज्ञानिक प्राविधिक ज्ञान था। उसी के सहारे उसने पर्यावरण पर अधिकार किया, संपत्ति का अर्जन किया और संपत्ति के विनियोग से समृद्ध और सुखमय जीवन व्यतीत करने की संभावना उसके लिए पैदा हुई। किंतु इस धारणा में एक बड़ी कमी है। जो अत्यंत प्राचीन युग है जिसे प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, उस युग को बर्बर कहना एक विचित्र विडंबना है, क्योंकि मानव संस्कृति की जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं सबका जन्म उसी युग में हुआ था। कुटुंब का, राज्य का, धर्म का, कला का, ये सारी संस्कृति की विधाएं प्रागैतिहासिक काल की ही हैं। यही भीमबेटका में जो चित्र मिलते हैं जिन्हें कि ऊपरी पाषाण युग का माना जाता है, प्रायः 40,000 वर्ष पुरानी, इन चित्रों में जो जीवन प्रतिबिंबित है वह केवल आखेट का जीवन नहीं है, उसमें नाना प्रकार के अनुष्ठान भी प्रतिबिंबित हैं, उनमें मनुष्यों के परस्पर संबंध प्रतिबिंबित हैं। तो ये जो पारस्परिक संबंध हैं, समाज का निर्माण एक नियम के अनुसार है जिसमें कुटुंब के संबंध हैं, पड़ोसियों के संबंध हैं, गणों के संबंध हैं, राज्यों के संबंध हैं,
शासक और शासक के अधीन लोगों के संबंध हैं, जिसमें मनुष्य और देवता के संबंध है, इस जीवन में परलोक की कल्पना है, जिसमें कि ये सारे जीवन का चित्रण कला के द्वारा किया जाता है, इन सारी बातों को असभ्य या बर्बर कैसे कहा जा सकता है? ये इतने बड़े आविष्कार हैं जितने उस युग के बाद कभी हुए ही नहीं। मानव समाज की और संस्कृति की जितनी भी प्रधान विधाएं हैं, सबका जन्म इस प्राचीन पाषाण युग में ही हो गया था। तो उस प्राचीन पाषाण युग का मूल्यांकन इस बात से नहीं करना चाहिए कि उसके औजार हथियार पत्थर के बने हुए थे, बल्कि इस बात से करना चाहिए कि उसमें मनुष्य एक सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकता था और उसका मूल्य बोध तात्कालिक खाने पीने से आगे बढ़ा हुआ था। वो सिर्फ आखेट से खा पी नहीं रहा था, वो आखेट का चित्रण भी कर सकता था और आखेट के अनुष्ठान में जोड़ सकता था। उसके पास धर्म की चेतना थी। बल्कि आखेट के बारे में भी स्मरणीय है, अभी एक रिसर्चर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए कुछ उत्तर पाषाण कालीन उत्खननों में खाद्य सामग्री का विश्लेषण किया है। ये सिद्ध किया है कि उसमें अधिकांश खाद्य सामग्री औषधियों की थी, पौधों की थी, वो मांस की नहीं थी। तो विचारणीय बात यह है कि जिस युग में सभ्यता के प्रधान आयामों का जन्म हुआ, उस युग को उपकरणों की प्रारंभिक अवस्था के कारण असभ्य कहना एक विडंबना है। ऐसे ही जिसको सभ्यता का युग कहा जाता है, जिसमें कि ये प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुईं, इन प्राचीन सभ्यताओं में सिर्फ प्रविधि का विकास नहीं है, क्योंकि प्रविधि में बहुत बातें समान हैं जो कि मिस्र में, मेसोपोटामिया में, भारत में, चीन में, किंतु सभ्यताएं ये सब अलग अलग हैं। यानी सभ्यता सिर्फ वह प्रविधि नहीं है जिसके द्वारा नगरों का निर्माण होता है या व्यापार होता है या खेती होती है या पशुपालन होता है या धंधे चलते हैं, उद्योग बनाए जाते हैं, उनका विनिमय होता है। इतना मात्र संस्कृति नहीं है। संस्कृति इनकी अतिरिक्त है, जिसमें कि उस समाज का धर्म, उसकी कला, उसके विचार ये आते हैं। आजकल ये मान के बात को टाल दिया जाता है कि उस युग के विचार पौराणिक थे, उसमें मात्र मिथ थी, उसमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं था, उसका विज्ञान भी सिर्फ प्रयोगात्मक था, सैद्धांतिक नहीं था। किंतु वास्तव में उसमें वो विज्ञान था जिसको उन्होंने उपयोगी पाया, और इस प्रकार के विज्ञान बहुत प्राचीन काल से विकसित हुआ है। अब तो यह बात सुविदित है, उत्तर पाषाण युग में ही नक्षत्रों का पर्यवेक्षण चलता रहता था। उसके लिए तमाम उपाय किए गए थे अनेक देशों में और समाजों में। बल्कि इस प्रकार के अध्ययन का एक नया नाम ही दे दिया गया है, जिसको कि आर्कियो एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो ये जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, इनका आधार केवल प्रविधि है ऐसे नहीं माना जा सकता है। ये मानना होगा कि इनका आधार उनकी एक अपनी निराली सूझबूझ है, उनका एक जीवन दर्शन है। इस जीवन दर्शन के आधार पर ही ये सभ्यताएं बनी हुई हैं। जीवन दर्शन उनकी सभ्यताओं में दोनों पक्षों का आधार है। जो भौतिक पक्ष है, जिसमें उपकरण आते हैं, जिसमें प्रविधि आती है, जिसमें प्रारंभिक विज्ञान आता है, और वह आध्यात्मिक पक्ष जिसमें कि मनुष्य का अपना ज्ञान, औरों के साथ संबंधों का ज्ञान, ईश्वर और देवताओं के साथ संबंधों का ज्ञान, ये आते हैं। तो इस प्रकार से एक इन सभ्यताओं के पीछे मूलभूत एक विश्व दृष्टि थी। उस विश्व दृष्टि से ही ये सभ्यताएं जन्मी थीं। क्योंकि विश्व दृष्टि अलग अलग थी, ये सभ्यताएं भी अलग अलग हैं। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि व्याख्यान श्रृंखला विज्ञान और संस्कृति। इसमें आपने सुना पहला कार्यक्रम तात्विक स्वरूप। इसे प्रस्तुत कर रहे थे
प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे। निवेदक थे डॉक्टर कौशल शर्मा और रश्मि बोस। इस कार्यक्रम का ध्वनि अंकन और निर्देशन किया अमर बहादुर यादव ने। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।